नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर और आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। बात 2024 के चुनावों से जुड़ी सबसे पहले करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दक्षिण के दुर्ग को जीतने की पूरी रणनीति बना चुके हैं। पीएम दक्षिण के 5 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां पर वो लगातार सियासी जमीन को नाप रहे हैं। आज भी पीएम तेलंगाना, तमिलनाडु और कर्नाटक के तूफानी दौरों पर रहेंगे। रिपोर्ट देखिए। दक्षिण भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तूफानी दौरा जारी है। आज पीएम मोदी तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावी रथ पर सवार होकर आगे बढ़ेंगे। इन 3 राज्यों में लोकसभा की 84 सीटें मौजूद हैं। पीएम मोदी आज करीब 7 घंटे में इन्हीं 84 सीटों को कवर करेंगे। पीएम मोदी की आज की रैलियों की बात करें तो पीएम मोदी सुबह 11:30 बजे तेलंगाना के जगतियाल में रैली करेंगे। तेलंगाना के बाद पीएम मोदी दोपहर 3:15 बजे कर्नाटक के शिवमोगा में रैली को संबोधित करेंगे। वहीं शाम के 5:45 पर पीएम तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रोड शो भी करेंगे। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले ही पीएम मोदी मिशन दक्षिण में जुटे हुए हैं। दक्षिण बीजेपी के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा द्वार है। अगर ये द्वार खुला तो हो सकता है कि सीटों का आंकड़ा 400 पार पहुंच जाए। इस उम्मीद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए पीएम मोदी दक्षिण के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरे के जरिए जहां पीएम सियासी संगठन साध रहे हैं, वहीं रोड शो के जरिए स्थानीय लोगों से भी जुड़ रहे हैं। आज पीएम मोदी 3 राज्यों में मौजूद 84 लोकसभा सीटों की सियासी जमीन को नापेंगे। अब तक की जनसभाओं में जहां सियासी प्रत्यंचा चढ़ाकर जुबानी वार से सत्ताधारी डीएमके कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा, वही विकास की गारंटी के जरिए जनता का विश्वास जीतने की कोशिश भी की है। दक्षिण के राज्यों में पीएम की रैली में भारी जनसमूह उमड़ रहा है। जनता का समर्थन और पीएम मोदी के तीखे प्रहार ये समझने के लिए काफी है कि इस बार का चुनाव विपक्ष के लिए आसान नहीं रहने वाला। दक्षिण का दुर्ग बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी को अभी तक सिर्फ तेलंगाना में ही सियासी ऑक्सीजन मिल पाई है। ऐसे में इस बार पीएम मोदी हर वो कोशिश कर रहे हैं जिसके जरिए 400 का लक्ष्य हासिल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चुनावी बिगुल बजते ही देखा जाए तो पार्टियां फुल ऑन एक्शन मोड में आ गई हैं। बात बिहार की करेंगे, जहां पर एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला लगभग तय कर लिया है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली के दौरे पर रहेंगे, जिसके बाद माना जा रहा है कि सीट बंटवारे पर अंतिम मोहर लग जाएगी। रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सियासी शय और मात का खेल तेज हो गया है। बिहार में अब तक बीजेपी का एनडीए और कांग्रेस का एनडीए गठबंधन सीटों का बंटवारा नहीं हो सका है। हालांकि सूत्रों की माने तो एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। आज बातचीत के बाद सीट बंटवारे का ऐलान किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार बिहार में एनडीए के सहयोगी दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। आज अंतिम बातचीत के बाद इस फॉर्मूले पर मुहर लग सकती है। सीट बंटवारे को अंतिम रूप देने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि आज नीतीश कुमार बीजेपी के आला नेताओं से मुलाकात कर सकते हैं। लिहाजा ऐसे में एनडीए की सीट शेयरिंग के लिए आज का दिन काफी अहम है। माना जा रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर सहमति बनने के बाद एनडीए एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। एनडीए जिसने बिहार में 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 सीटों में से 39 सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन अब एलजेपी में टूट के कारण सीट बंटवारे के समझौते तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। दरअसल सीट बंटवारे को लेकर जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। बंटवारे में 15 सीटें जेडीयू, 4 सीटें चिराग पासवान की, एलजेपी रामविलास पासवान और एक सीट पर पशुपति पारस की आरएलजेपी, जीतन राम मांझी की हम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम को दी जाएगी। ऐसा भी कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा और पशुपति पारस एक सीट के ऑफर से नाखुश है। हालांकि अब कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे का फार्मूला तय कर लिया गया है। जहाँ तक एनडीए का मामला है, दिल्ली में बैठने का दौर जल्दी है, फाइनल हो जाना चाहिए। सोमवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा, जिसमें
कैंडिडेट का डिक्लेरेशन होगा 26 तारीख। बिहार में 7 चरणों 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को चुनाव होने हैं। पहले चरण में बिहार की 4 सीटों पर मतदान होगा, तो वहीं दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें चरणों में 5-5 सीटों पर, छठे और 7वें चरण में 8-8 सीटों पर मतदान होना है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा रविवार रात मुंबई में खत्म हो गई। यात्रा के समापन के दौरान विपक्षी नेता शक्ति प्रदर्शन की मंशा लिए एक साथ एक मंच पर एकत्रित हुए, लेकिन इन्हें सुनने वालों की भीड़ नदारद दिखी। इंडी के नेताओं ने मंच संभाला तो वही पुराना ईवीएम राग अलापा विपक्ष की तरफ से क्या कहा गया, इस रिपोर्ट में जरा सुनिए। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। लोकसभा चुनाव के ऐलान के दूसरे दिन ही इंडी गठबंधन के नेताओं ने मुंबई में एकजुट होकर शक्ति प्रदर्शन किया। इंडी गठबंधन के नेताओं ने जहां बीजेपी पर तंज कसा, वहीं ईवीएम पर एक बार फिर सवाल खड़े किए। देश के धर्म, जाति और उत्तर दक्षिण में बांटने वाले विपक्ष में संविधान को बचाने की कसमें खाई। बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों में सियासी समृद्धि बिगड़ने के बावजूद इस रैली के जरिए विपक्षी एकता के झूठे कसीदे पढ़े गए। अगर इंडिया मजबूत रहा और हम लोग सिर्फ ये सोच के निकले कि हमने भारत को बचाना है, यहाँ के आईन को बचाना है, यहाँ के इंसान को बचाना है। मुंबई के शिवाजी पार्क में इंडी गठबंधन के नेता इकट्ठे हुए थे शक्ति प्रदर्शन के लिए, लेकिन इस शक्ति प्रदर्शन को देखने वाली भीड़ इकट्ठा नहीं हो सकी। कांग्रेस से जैसे उसके पुराने नेताओं ने किनारा कर लिया, वैसे ही देश की जनता भी इंडी गठबंधन से किनारा करती नजर आ रही है। विपक्ष ने अपनी एकता दिखाने के लिए शानदार मंच सजाया, हजारों लोगों के बैठने की व्यवस्था की, लेकिन अफसोस इस रैली में आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली रह गयी। इंडी गठबंधन की रैली की कुछ तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही हैं, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि आगे की कतार को छोड़ दिया जाए तो आधे से ज्यादा कुर्सियां खाली ही पड़ी थी। सूत्रों की माने तो मंच के आसपास जो भीड़ नजर आ रही है वो विपक्षी नेताओं के ही कार्यकर्ता थे। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि देश की जनता को विपक्ष में कितना भरोसा है। इंडी गठबंधन के नेताओं ने जब शिवाजी पार्क में मंच संभाला तो इनका एजेंडा एक ही था, सभी ने एक सुर में ईवीएम और देश की जांच एजेंसियों पर निशाना साधा। राजा की आत्मा ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। मैं आपको बता रहा हूं, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। जहां देश के संवैधानिक संस्थानों को हाईजैक किया जा रहा है, अस्थायी सरकारों को, चुनी हुई सरकारों को, लोकतंत्र में मतदान जो आप लोगों ने किया वैसी सरकारों को खरीदा जा रहा है, ईडी सीबीआई के जरिए डरा करके तोड़ा जा रहा है, गिराया जा रहा है। ईवीएम पर सवाल उठाना विपक्ष की पुरानी फितरत रही है। यही वजह थी कि 2 दिन पहले ही मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने ईवीएम से जुड़े तमाम सवालों एवं दावों को खारिज करते हुए वोटिंग मशीनों को 100% सुरक्षित बताया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को अनोखे अंदाज में जवाब भी दिया। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। दुश्मनी जमकर करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे। दुश्मनी जम के करो, लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। और वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी दोस्त बनना और जल्दी जल्दी दुश्मन बनने की प्रक्रिया थोड़ी ज्यादा चल रही है। इंडी गठबंधन की नीति और नीयत हमेशा से सनातन विरोधी रही है। कभी राम मंदिर से दूरी तो